नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। अब जेल से नहीं चलेगी सरकार। एक नया बिल, एक बड़ा विवाद और देश की राजनीति में मच गया भूचाल। संविधान में 130वें संशोधन के लिए पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने और बिल भी पेश कर दिया है। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री अगर 30 दिनों तक जेल में रहता है किसी अपराध में, तो उसे अपनी कुर्सी को अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये विधेयक कानून की सख्ती है या राजनीतिक साजिश की नरमी। क्या ये विधेयक लोकतंत्र को साफ करने की कोशिश है या विरोधियों को हटाने निपटाने का नया हथियार? आज की बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जो देश की राजनीति को हिला सकती है या हिला सकता है, संविधान के पन्नों में बदलाव कर सकता है और सत्ता की कुर्सियों को थर्रा सकता है। केंद्र की बीजेपी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है जिसका विधेयक आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने पेश कर दिया। और इस विधेयक में अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री 30 दिन तक किसी आरोप में जेल में रहता है तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही ये आरोप से वो उबर जाता है, बरी हो जाता है, तो वो पद पर बहाल हो जाएगा। लेकिन ये जैसे ही ये खबर सामने आई, संसद के गलियारे में हड़कंप मच गया। विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया और आरोप लगा दिए कि कानून नहीं साजिश है। सवाल उठ रहा है कि क्या अब सरकार कानून से चलेगी, गिरफ्तारी से हटेगी? क्या यह बिल राजनीति की सफाई के लिए है या फिर राजनीतिक सफाई के लिए? सवाल है ये। सरकार कहती है कि ये जरूरी है, भ्रष्टाचार मिटाना मजबूरी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए। तो विपक्ष कह रहा है ये बिल नहीं, राजनीति का जो औजार है जिससे विपक्ष को शिकार बनाया जाना है। लेकिन सवाल दोनों से बनता है क्योंकि गिरफ्तारी का खेल कोई नया नहीं है। सत्ता में रहते हुए विपक्षी नेताओं को पकड़वाना, जेल भिजवाना ये आम बात रही है। सत्ता का यही चरित्र है और विपक्ष में रहते हुए सीबीआई, ईडी को तोता कहा गया। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये कानून एक हथियार है या विरोधियों को खत्म करने का नया प्लान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब हर गिरफ्तारी राजनीतिक होगी और हर मंत्री संदिग्ध? लेकिन सवाल विपक्ष से भी कम नहीं है। जब विपक्ष की सरकारें थीं तब कितने नेताओं को पद से हटाया गया जब वो जेल में रहे? क्या आज इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि अपनी सरकारों पर खतरा लग रहा है? क्या विपक्ष केवल तब तक कानूनों का समर्थन करता है जब तक उसे फायदा हो? क्या विपक्ष ये चाहता है कि सीएम, मंत्री जेल में रहें और सरकार भी चलाते रहें? क्या ये लोकतंत्र है या मजबूरी का नाम सिर्फ विरोध? मंथन में आज इन्हीं सवालों पर बात होगी। अब जेल से नहीं चलेगी सरकार, आज मंथन इसी विषय पर हम कर रहे हैं। अमित शाह ने जिस वक्त ये बिल लोकसभा में पेश किया, विपक्ष ने भारी हंगामा किया, बिल की कापियों को फाड़ कर फेंका, गोले बनाकर अमित शाह के ऊपर फेंके। कई गोले उनके चेहरे के आसपास आकर गिरे, कई उनके इर्द गिर्द आकर गिरे। भयंकर हंगामा हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। सीधे सीधे मोर्चेबंदी, सीधे सीधे तनातनी और दो दो हाथ। बहुत अरसे के बाद, या यूँ कहें कि पहली बार विपक्ष में इतना हौसला दिखा कि वो गृह मंत्री पर गोले बनाकर फेंक सके। कागज जो विधेयक था, जो विधेयक की कॉपियाँ थी, उन्हें फाड़कर गृह मंत्री के मुंह की तरफ उछाल सके या मुंह पर फेंक सके। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। ये हौसला विपक्ष में कहाँ से आया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और सत्ता पक्ष इतना मुखर नजर आता था, आज संसद के अंदर सत्ता पक्ष उतनी तरीके से विपक्षी हमलों का बचाव करता नजर नहीं आया।
केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सांसद, उन्होंने कहा कि अमित शाह ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था जब वो गृह मंत्री थे गुजरात के, और जब जेल चले गए थे अमित शाह खड़े हुए, उन्होंने कहा यह बात गलत है, झूठ है। उन्होंने संविधान की इज्जत करते हुए पहले इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद वो जेल गए थे। तो वो तस्वीरें देखिए जिसमें ये विधेयक पेश किए गए और उसके बाद हुआ क्या। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के शोर शराबे के बीच, भयंकर हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पेश किया। और उसके बाद किस तरीके से जो विपक्ष के लोग थे उन्होंने विधेयक को फाड़कर, उसकी कॉपियों को फाड़कर किस तरीके से गृह मंत्री की तरफ उछाला, वो तस्वीरें भी देखिए। शायद ये पहली बार हुआ है। ये दृश्य देखिए, शायद इससे पहले कभी इस तरीके के दृश्य संसद में नजर नहीं आए होंगे। ना ही गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, किसी बड़े नेता को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा हो। तो भयानक, विपक्ष ने भयंकर शक्ति प्रदर्शन किया और जिस तरीके से वो विरोध कर सकता था पुरजोर विरोध किया। लोकसभा अध्यक्ष एक तरीके से इस पूरे हंगामे को रोकने में सफल होते नजर नहीं आया और अंत में फिर वो 8 मिनट के अंतराल में ही वो अपना आसन छोड़कर संसद से चले गए। संसद को स्थगित करना पड़ा और इसके बाद विपक्ष ने बाहर भारी हंगामा किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष ने बाहर भी बहुत जबरदस्त बहुत प्रदर्शन किया और सदन के अंदर जो हम अभी कह रहे थे, केसी वेणुगोपाल ने जिस तरीके से हमला किया, अमित शाह ने उसका जवाब दिया। ये दो तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। The introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics. Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। आप 72 के नियम के तहत बोलिए। सर, दिस नियम है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक है सर, नियम के तहत बोलो आप। सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A 19B। हाँ है। Chapter on call भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. Sir, my point मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना, पहले बैठ जाओ। हाँ, गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप
अमित शाह कह रहे हैं कि हमने नैतिकता का पालन किया था, नैतिकता का वो हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब वो जेल गए थे। जेल में रहते हुए वो गुजरात के गृह मंत्री नहीं थे। इस बात को लेकर उन्होंने सदन में स्पष्ट किया और कहा कि ये विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं, पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। अब इस विधेयक पर, जो विधेयक है कि 30 दिन के अंदर अगर कोई व्यक्ति जेल में रहता है तो 31वें दिन मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसकी कुर्सी स्वतः चली जाएगी। विपक्ष इसे सत्ता पक्ष का हथियार बताकर ये कह रहा है कि ये जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको किसी न किसी मामलों में गिरफ्तार करके, उनके नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल के उनकी सरकारों को हड़पने का ये दुष्चक्र है बिल। और इस पर विपक्षी नेताओं की क्या राय है वो सुनिए। Territories Amendment Bill 2025 and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. 25 इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी, अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में, जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। माननीय अध्यक्ष, completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. विपक्ष के जो नेता हैं उनके बयानों और जो हंगामे, शोर शराबे, बवाल, इनके बीच जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, उनके सहयोगी गठबंधन के जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आप सभी ने आज देखा होगा सदन में जिस प्रकार का कृत्य ऑपोजिशन द्वारा किया गया और खास करके कांग्रेस के सदस्यों द्वारा जो व्यवहार आज सदन में हुआ है, वो अपने आप में मुझे लगता है भारत के सदन के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा। जब माननीय गृह मंत्री जी संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 उसे पटल पर रख रहे थे, उस समय जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, जिस प्रकार से बिल की प्रतियों को फाड़ करके विपक्ष ने फेंका, जिस प्रकार से पीठासीन हमारे स्पीकर के तरफ सदस्य ऑपोजिशन के बढ़े, उन्हें इंटिमिडेट, उनकी तरफ लपकने की कोशिश की गई और माननीय गृह मंत्री जी के चेयर की तरफ लपकने की कोशिश की गई, उनके ऊपर कागज, ये बिल के प्रति को फाड़ के फेंका गया, वो आज हम सबने देखा है। ये आज एक काला अध्याय है।
जिसको कि ऑपोजिशन ने लिखा है। और किस लिए किया है ये परिश्रम जो ऑपोजिशन ने किया है काला अध्याय लिखने के लिए, किस लिए किया है? करप्शन को और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए किया है। आप बताइए, ये जो संविधान संशोधन है जिसको आज माननीय गृह मंत्री पटल पर रख रहे थे, इसका ध्येय क्या है? इसका एक लाइन में ध्येय है कि जेल से रहकर सरकार नहीं चलाई जा सकती है। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हो, चाहे वो स्टेट के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो स्टेट के मिनिस्टर्स हो, यदि वो जेल में बंद हैं 30 दिन तक जेल से वो सरकार नहीं चला सकते हैं, 30 दिन के अंदर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सरकार नहीं चला सकते जेल से। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ऑफिस को भी नहीं बचाया है। इसमें प्रधानमंत्री खुद इंक्लूडेड है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यूनियन मिनिस्टर्स को, कैबिनेट को भी नहीं बचाया है। यूनियन कैबिनेट भी इंक्लूडेड है। याद करिए, जब इसी प्रकार का एक बिल इंदिरा जी लेकर आई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, आप इनके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। बाकी लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं, मगर इन पदों के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। मतलब इंदिरा जी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को बचाने के लिए रास्ता बनाया था, मगर बाकियों के लिए बिल लाए। यहां पर प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं, यूनियन मिनिस्टर्स भी जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर और स्टेट के मुख्यमंत्री। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए मनमोहन सिंह जी एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और राहुल गांधी का उस समय का रवैया क्या था आप याद करिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके उन्होंने उस ऑर्डिनेंस के कागज को फाड़ करके इस प्रकार से हवा में उछाला था कि मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति जेल से सरकार नहीं चलाना चाहिए। उस समय के रवैये और आपके रवैये में आज भी कागज फाड़ के फेंका है, और कागज फाड़ आज लोकसभा में विपक्ष की जिस प्रकार की इंडिसिप्लिन दिखने को आई है, बहुत ही निंदनीय है। क्या विपक्ष, विशेष करके कांग्रेस पार्टी और उनकी प्रमुख सहयोगी दल, ये समूह चाहते हैं कि उनकी कोई नेता या कोई भी राजनीतिक पार्टी की नेता, कोई मुख्यमंत्री हो या और कोई बड़े व्यक्ति हो, या कोई, अभी तो उसमें से देश की प्रधानमंत्री जी तक बात है, क्या अगर वो गिरफ्त होते हैं वो कानून के ऊपर रहेंगे? क्या तब भी वो गिरफ्त होने के बाद तब वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? क्या ये क्या संदेश उसमें देना चाहते हैं? क्या देश की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और कोई मंत्री वो इतने रसूखदार हो जाएंगे, कोई देश की सामान्य कानून के ऊपर रहेंगे? अगर स्वयं आज भारत सरकार में हम लोग ये तय किए, अगर माननीय प्रधानमंत्री का भी किसी भी समय का उनके ऊपर आरोप आएगा और गिरफ्त होते हैं तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को ये देना पड़ेगा। क्योंकि इन दिनों में कुछ घटना हमारे सामने आई, सबके सामने आई, जो लोग जेल से राज्य और विभाग चलाना चाहे। क्या यही हमारी संविधान कहती है? देश की परंपरा रही है, कोई भी चुने हुए व्यक्ति, सरकार में रहे हुए व्यक्ति, अगर उन पे आरोप होती है, वो गिरफ्तार होते हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ता है, वो पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन इन दिनों में ये अभावनीय परिस्थिति, इस प्रकार की विशेष परिस्थिति इन दिनों में देखने को मिला। कुछ राज्यों में लोग जेल जाने के बाद भी, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग जेल जाने के बाद भी वो इस्तीफा नहीं दिए। इसीलिए आज की परिस्थिति में ये कानून लाना अत्यंत आवश्यक रहा। ये संविधान संशोधन की कानून, ये निश्चित रूप में देश के अंदर और पारदर्शिता लाने में बड़ा अच्छा रहेगा, स्पष्ट रहेगा। जो लोग इसको विरोध करते हैं वो देश में अराजकता, देश में कानून के ऊपर उनकी स्वभाव यही दर्शाती है। बिल्कुल वेलकम स्टेप है ये बिल। आप देखे हैं कि इंडिया गठबंधन के ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी कोर्ट के द्वारा जेल भेजा गया, इस्तीफा नहीं दिए, अपने जेल से ही शासन चलाते रहे। या ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो जेल गए तो हाथी पे चढ़ के जेल जा रहे थे। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद को भी अपने को इसमें इंक्लूड कर। तो ये सत्ता पक्ष दलील दे रहा कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने खुद को इंक्लूड किया है। इंदिरा जी के एक बिल का हवाला संबित पात्रा दे रहे थे और आज
इस देश के मीडिया ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अगस्त क्रांति भी कहा है, मुख्य धारा के मीडिया ने, पता नहीं क्या है, लेकिन आज इस पर चर्चा बड़ी दिलचस्प होने वाली है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इस पूरे गंभीर मसले पर चर्चा। ब्रेक से लौट आए हैं। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए ये कहा गया, अमित शाह ने कहा कि ये एक भ्रष्टाचार और पारदर्शिता दोनों के लिए बड़ा अहम बिल है और इससे प्रधानमंत्री ऑफिस को भी मुक्त नहीं किया गया है। ये 4 कदम आगे है और देश में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसमें मील का पत्थर साबित होगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा ब्रेक पर जाने से पहले कि इस देश के मुख्य धारा के मीडिया ने इसे अगस्त क्रांति बताया भ्रष्टाचार के खिलाफ और पूरा टीवी रंगा पड़ा है अगस्त क्रांति से। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये विपक्ष की गर्दन दबा के जो बचे खुचे ताकत है उसको भी छीन लेने की, ईडी सीबीआई के जरिए गिरफ्तार करा के चुने हुए नेताओं को जेल में डाल के उनका पद छीनने की एक साजिश है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत दिलचस्प विषय है और बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ राजेश झा भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हैं, फुरकान अंसारी पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, अजय शुक्ला इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक संपादक हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हैं और विजय कुमार सिंह संविधान विशेषज्ञ के रूप में इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अजय जी, इसे अगस्त क्रांति क्यों ना कहा जाए, जैसा कि मुख्य धारा के मीडिया ने आज इसको एक टैगलाइन दी है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अगस्त क्रांति है, बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी बिल है, तो इसे ऐसा क्यों नहीं माना जाए? देखिए, मैं एक चीज समझता हूं कि यदि ये बिल इस बात के लिए होता कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में आरोपी है उसको लेकर के, और उसमें यह भी प्रोविजन होता कि जिसके खिलाफ या जो भी केस में है, यदि केस में फर्जी पाया जाता है, वो केस गलत पाया जाता है, तो उस स्थिति में वो जांच अधिकारी और वो अथॉरिटी सारे दंडित किए जाएंगे। यह भी होता तो शायद यह अगस्त क्रांति होता। लेकिन
ये जिस तरह के प्रोविजन है उसमें नहीं हो सकता है। पहले तो आप जानिए, पहले हमारे यहाँ आईपीसी में जो प्रोविजन था हिरासत का, वो हिरासत का 14 दिन की रिमांड होती थी, 14 दिन के बाद में एक्सटेंड होती थी यदि न्यायालय उचित समझता था। अब हमारे यहाँ 90 दिन की कर दी गई, यानी पहले ही आपको इतना कर दिया गया है कि आप बगैर किसी अपराध के इसी नाम पे आप हिरासत पे रखे जाएं कि हाँ पूछताछ हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपको हम सिर्फ उसके बाद में 90 दिन बाद हम आपको छोड़ दें। लेकिन इतने 90 दिन में यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हम आपका पूरा करियर खत्म कर देंगे, आपकी पार्टी तोड़ देंगे और सब कुछ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत के इतिहास में एक अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री को छोड़ के शेष कोई ऐसा नहीं रहा है जो गिरफ्तार हुआ हो और उसने अपने आप ही इस्तीफा ना दे दिया हो। सदैव ये हुआ है। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ने इसका पालन नहीं किया था, ये नैतिकता का विषय। लेकिन इस मामले में एक जो सबसे गंभीर सवाल है और चिंताजनक, कभी भी फांसीवाद नहीं सौंपा जा सकता है, पुलिस स्टेट नहीं बनाया जा सकता है जी, क्योंकि अब तक यह साबित हुआ है जितने केसेस तमाम लीडर्स के खिलाफ जो रजिस्टर हुए वो 99% गलत पाए गए, झूठे पाए गए या उनमें जबरदस्ती आरोपित किया गया। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा इसी समय मौजूद है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। उनके मामले में हाई कोर्ट की पीठ ने उनकी जो जमानत की, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना था बेला एम त्रिवेदी। उसके बाद उसी हाई कोर्ट ने उस पर पूरी सुनवाई के बाद में जो ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर के खिलाफ ईडी गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमसे मुंह ना खुलवाइए, इसलिए आप वापस चले जाइए, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आ गई। और उस ऑर्डर में उसने कहा कि जो आरोप लगाए गए उनका कोई आधार नहीं, यानी वो आदमी 4 महीने 6 महीने जो भी बंद रहा, जबरन बंद रहा, हालांकि वो तो इस्तीफा दे चुके थे, वो उनकी नैतिकता थी। लेकिन क्या उस अनैतिक सरकार, वो ये अनैतिक कार्य करने वाले अफसरों, उनके किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं। तो यानी आप एक पक्षी बना के खड़ा कर देंगे, तो इस तरह से तो ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। यही तो डर होता है कि आप डरवाते हैं दूसरे को कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, हम सरकार गिरवा देंगे, हम खरीद लेंगे, हम फरोख्त कर लेंगे। सारे भ्रष्टाचार जिनमें हुए, मैं नहीं कहता हूं कि सारे आरोप गलत थे, चलिए मोदी जी की बात बिल्कुल सही है कि सब भ्रष्ट थे, तो जिन 25 नेताओं के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, लिस्ट छापी थी, जिन 25 के खिलाफ आरोप लगाए गए उनमें से 23 बीजेपी में चले गए और उनके केस खत्म हो गए। 2 जो नहीं गए उनके केस चल रहे हैं, उन्हें बार बार किसी न किसी बहाने परेशान किया जाता है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इसी तरह से होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जिस तरह से एक्ट कर रही है सरकार, ईडी और दूसरे लोग, वो अपने आप में इस तरह की पोजीशन, तो ऐसे में यह अधिकार किसी स्थिति में नहीं दिया जा सकता है। इस तरह का बिल निश्चित रूप से खतरनाक है। और इसमें एक प्रोविजन कि राष्ट्रपति कोई फैसला लेगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लेगा, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है। तो साहब, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई क्या करेगा जब सब कुछ उन्हीं की सलाह पे राष्ट्रपति को करना है? यानी प्रधानमंत्री कहने को है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, बाकी सबको वो असुरक्षित कर देता है इस बिल में। जी अजय जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है कि हमारे एक सहयोगी हमसे कह रहे हैं कि भाई ये सवाल नहीं बनता कि क्या विपक्ष ये क्यों मान रहा है कि भाई बीजेपी ही सत्ता में रहेगी? कल अगर विपक्ष सत्ता में आ गया तो कानून तो यही रहेगा। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, ये इसकी मैं एक नैतिकता बताऊं कि कल कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने जो अपना उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट घोषित किया, उसका बी सुदर्शन रेड्डी, इनका हिस्ट्री जान लिए, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। ये एक गरीब किसान परिवार से आते हैं
और जब ये जस्टिस थे इत्तेफाक से, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। इन्होंने उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को कभी नहीं बख्शा, हर तरीके से खींचा, पूरी खाल खींच के रखी। लेकिन आज लोकतंत्र की वास्तविक जरूरत थी कि एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति को बनाया जाए कैंडिडेट, तो उसको उन्होंने कैंडिडेट बना के संदेश दिया कि हम न्याय के साथ खड़े हैं। पहली बात तो इसलिए यदि न्याय के लिए उद्देश्य से सिर्फ किया जाता तब तो ठीक था। इसमें मैं यही तो कह रहा हूं कि इसमें एक प्रोविजन डाल दीजिए कि जो व्यक्ति गलत फंसाएगा उसको सजा का प्रोविजन कर दीजिए। अभी देखिए इसको सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। एक और उदाहरण इसी पे दे देता हूं। टीएन शेषन को कांग्रेस ने बनाया था मुख्य चुनाव आयुक्त, और टीएन शेषन ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को खींच के रखा। कांग्रेस ने उनके रिटायरमेंट के बाद में उन्हें गुजरात से टिकट भी दी थी लोकसभा की, लड़े हारे। तो मैं ये बताता हूं कि आप देखिए, जिसने कांग्रेस का नुकसान किया उन लोगों को भी कांग्रेस ने वह सम्मानजनक जगह दी। तो यह बताता है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र ऐसे चलता है, हम अपने विपरीत विचारों को भी समाहित करते हैं और उसका आदर करते हैं यदि वो न्याय की कसौटी पर है। लेकिन यदि हम उसे डिमोलिश करने के लिए लाएं, किसी को वो लाएं और उसमें रेमडी ना दें, तो फिर वो निश्चित रूप से बेकार होता है। तो यह निश्चित रूप से सुपर तानाशाही स्थापित करने वाला बिल है। जी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश झा हमारे साथ मौजूद हैं और संजीव कौशिक इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत संजीव जी। राजेश झा, ये बात तो अच्छी लगी अजय जी की कि भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये अगस्त क्रांति है। मैंने तो कहा कि अगस्त क्रांति है, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत अद्भुत ये विधेयक है जो अमित शाह जी लेकर आए हैं। लेकिन ये भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि कोई राजेश झा को फर्जी फंसा दे और उनका मंत्री पद चला जाए और फिर फंसाने वाले के लिए कोई प्रावधान ना हो, तो ये तो होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? एक सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि साहब आप अगर जो एजेंसियां हैं, जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं, अगर वो किसी को फर्जी फंसाएंगे, वो साबित हो जाएगा कि फर्जी था, तो फिर उनको भी वही सज़ा मिलेगी। अगर नेता का पद जा रहा है तो उनकी नौकरी जाएगी। अगर ऐसा इसमें बिल में होता तो वास्तव में ये होता क्रांतिकारी बिल। इसमें दिक्कत क्या है राजेश जी? देखिए दुर्गेंद्र जी, अभी मैं सुन रहा था और आपके भी एक शब्द को मैंने सुना और गंभीरता से बहुत अच्छा बात आपने बोला कि आज जो सत्ता में है, आज जो सरकार में है, हो सकता है कि आने वाले समय में कल वो भी विपक्ष में हो। तो बिल तो जो विधेयक जो आ रहा है इसके ऊपर चर्चा होगी, अभी बहुत सारी बातें होनी है। अभी ये तो ऐसा तो नहीं है कि बिल पास हो गया, लेकिन जो सिस्टम अभी हाल में देखने के मिला कुछ राज्यों में, खास करके दिल्ली में, नहीं, एक ही उदाहरण है इस देश में, एक ही उदाहरण है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का, दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। दुर्गेंद्र जी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आदमी जेल में रह के बोल रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे अगर मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई आरोप लगा और कोर्ट में केस चल रहा है तो दिक्कत क्या है? ये तो एक ट्रांसपेरेंसी की बात है ना। ये तो सरकार जो सरकार में है उसके दिलेरी की बात है कि आम जनता के लिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को भी तो आप देखिए, हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि कोई भी आदमी, किसी भी आदमी को ऐसा तो नहीं है कि एकदम गलत, सरासर गलत तौर पर उसको फंसा दिया जाए। ये तो आने वाला समय तय करेगा ना दुर्गेंद्र जी। लेकिन अगर इसके ऊपर चोर अगर किसी एक घर में चोरी करता है ना, तो उस दिन से पूरे मोहल्ले में आप देखते हैं कि होने लगती है उसकी कैसे इतना बड़ा लापरवाही हो गया। तो एक घटना घटे या चार घटना घटे, अगर इस देश के अंदर एक पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, आईआईटीएन ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रवाद की चर्चा करके, भारत माता की जयकारा करके सरकार और सत्ता में आने के बाद दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे व्यक्ति बोलते हैं कि मैं जेल के अंदर रहकर चलाऊंगा, तो आने वाले समय में उस सरकार को उखाड़ के जनता भी फेंक देती है। तो अगर प्रधानमंत्री को भी इस दायरे में लेके आया जा रहा है, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को भी इस दायरे में लेके आया जा रहा है, तो विपक्ष को तो इसमें साथ खड़ा होना चाहिए सरकार का, इसके ऊपर तो चर्चा करना चाहिए। और ठीक है, जो आरोप लगा रहा है, जो गलत लगा रहा है, या जो चीजें आप बोल रहे हैं, हम बोलते हैं मैं उसका भी पक्षधर हूं, इसके ऊपर भी चर्चा करके इसको, इस बिल को क्या बेस्ट हो सकता है, इसको लाना चाहिए, ताकि इस तरह के भ्रष्टाचारी जो आकर बोल रहे हैं कि मेरी दादागिरी है, ये तानाशाही नहीं है, ये दादागिरी की बात है। इस तरह के दादागिरी और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के लिए इस तरह का बिल आना चाहिए, और जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है। जनता इसके सपोर्ट में है। आप देख लीजिए, मीडिया बोल रही है कि ये अगस्त क्रांति है, जनता में खुशी का लहर है, जनता बोल रही है कि ऐसा होना चाहिए, तो जनता मालिक है। ऐसा तो नहीं है कि आप चुन के आ गए, कल दिन आप सत्ता पर बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, आपके ऊपर 10 आरोप लग गए, मैं बोलता हूं एक ही आरोप लगे, तो आपको छोड़ना होगा ना। जनता ने आपको भ्रष्टाचार करने के लिए तो चुना नहीं है, जनता ने आपको सेवा करने का मौका दिया है। तो दुर्गेंद्र जी, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हाँ, इसके लिए और जो ऑप्शंस आप बोल रहे हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा होना चाहिए, जो बेस्ट हो, देश के हित में होना चाहिए, जनता के हित में होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। ठीक है फुरकान अंसारी भाई, जब इतनी सारी चीजें हैं तो आप चर्चा करने को तैयार नहीं, जैसे ही बिल आया आप लोग शुरू हो गए, अमित शाह के मुंह में फाड़ फाड़ के कागज फेंकना शुरू कर दिए। भाई ये कौन सा तरीका है कांग्रेस के लोगों का? कम से कम सुनिए, तो सुनने के बाद उसमें जो संशोधन हो बताइए, बहुत सारी चीज़ों को बताइए। लेकिन आप लोगों ने तो ठान रखा है कि विरोध करने के लिए हम विरोध करेंगे। ऐसे कहीं सदन चलेगा? ऐसे कहीं देश चलता है क्या फुरकान अंसारी? देखिए, इस कानून जो है, ये जो बिल लाया है, इस बिल को पढ़ने के बाद ही पता चल गया कि मोदी और अमित शाह दोनों को एक हथियार, फिर इसने अपना हथियार लिया ताकि ऑपोजिशन को बराबर के लिए हम खत्म करके रखें, दबा के रखें, ताकि फिर ये कभी पावर में नहीं आ सके। आपने एक बात अभी जो कहा, ये कानून बन रहा है, कोई जरूरी नहीं कि बीजेपी वाले ही बराबर पावर में रहेंगे। दुर्गेश जी, ये बात नहीं है, ये बराबर सरकार में रहने के लिए बिल लाया है। हमारे किसी भी बड़े नेता को ये बंद कर सकता है। इनके पास ईडी है, इनके पास सीबीआई है, हथियार है, इस्तेमाल करिए, बंद कर दीजिए, बड़ा नेता खत्म हो गया, उसके बाद में आप राज करिए। यही तो इनका धंधा है। और ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, ये बेतुकी बात करते हैं। ईमानदार आप कैसे हो जाइएगा? किस मामले में आप ईमानदार हैं बताइए? भेदभाव आप करते हैं, ये करप्शन है। पक्षपात करते हैं आप, करप्शन है। जात पात करते हैं, ये करप्शन है। करप्शन का तो बहुत सारा कारण है करप्शन होने का। सिर्फ यही नहीं कह कि पैसा ले लिया, ये नहीं है। और पैसे के मामले में तो अथाह आप हैं साहब। आपके पास पैसे का 2-3 को ऐसा औजार है, पैसे कमी आपको कभी होगी नहीं। आप चुनाव में क्या ईमानदारी कह सकते हैं कि चुनाव आप ईमानदारी से लड़ते हैं कभी चुनाव? या बीजेपी ईमानदारी से लड़ता है चुनाव? लड़ते नहीं है आप। ईमानदारी की बात करना बेकार है, आपको नहीं करना चाहिए। और इस बिल से आप सभी ऑपोजिशन पार्टी की, जहां जहां हमारी सरकार है, बीजेपी गैर बीजेपी सरकार जहां जहां है, उस सरकार को गिराने के लिए, वहां के मुख्यमंत्रियों को बर्बाद करने के लिए इस बिल को ला रहे हैं। ठीक है। जैसा कि बताया अभी हमारे एक साथी ने कि जैसे कि हेमंत सोरेन जी को हाईकोर्ट ने तो कह दिया कि साहब इनके ऊपर केस नहीं बनता है। आपने रख लिया 4 महीना, और भी आप करेंगे इस तरह से? आप बताइए, क्या असम के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है? आरोप इतने लगे थे इनके पर, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बस वो आरोप सब खत्म हो गया। महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री बने हैं, आरोप खत्म। आरोप बीजेपी में लगे, आरोप खत्म हो गया। अरे साहब, ये कौन सा नाटक अब कर रहे हैं? आप तो नाटक भाग और गलत काम करने के हेड मास्टर हैं आप लोग। ठीक है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ठीक है फुरकान अंसारी, मैं लौटूंगा, नहीं ला रहे। मैं लौटूंगा जी। हयात उमर साहब की तरफ मैं, फुरकान भाई मैं आऊंगा, फुरकान भाई मैं आता हूं आपके पास वापस दोबारा। हयात उमर को चर्चा में शामिल करते हैं। हयात उमर साहब, अभी विपक्ष ने हंगामा मचा दिया,
फुरकान अंसारी जिस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाई यही तो करने ही जा रहे हैं ना। जब वो एक तीखा हथियार उनके हाथ में आ जाएगा तो कभी सत्ता में दूसरे को आने नहीं देंगे वो, तो कानून का इस्तेमाल तो बेहतर वही करेंगे, इसीलिए वो बना रहे हैं। ये बात विपक्ष के मन में क्यों बार बार घर कर गई? इसमें कहाँ सरकार ये विपक्ष को क्यों समझाने में नहीं कामयाब हो पा रही कि ये बिल जो है ये भ्रष्टाचार के मुखालफत में है, उसके खिलाफ है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए है, और खुद प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में है। हयात उमर जी, पहली बात तो ये मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता को बधाई देना चाहूंगा कि भाजपा अपने पहले स्टेप में बिल लाने का जो पहला उद्देश्य था उसमें सक्सेस हो गई है। और वो पहला उद्देश्य था कि देश का ध्यान वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी के चर्चे से हटा करके किसी और तरफ शिफ्ट करना। आज पूरे देश में इस बिल पे चर्चा हो रही है। दरअसल बिल को पारित करना सरकार का कोई मकसद है ही नहीं, पहले से दिन नहीं था, क्योंकि अमित शाह ने बिल को टेबल करने से पहले ही कह दिया था कि हम इसको टेबल करके जेपीसी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देंगे, जेपीसी को जाएगा, जेपीसी को चला जाएगा। तो इस बिल को पारित करना था ही नहीं, और पारित ये बिल हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर एक अंदरूनी तौर पर ना इस पर नायडू जी राजी होंगे, ना इस पर नीतीश जी राजी होंगे, क्योंकि जैसे ही यह बिल पारित होगा, जो अभी तक जो दबाव बना हुआ केंद्र में तो भाजपा अल्पमत में है, तो जो दबाव बना हुआ है नायडू जी का, नीतीश जी का, वो खत्म हो जाएगा, और फिर भाजपा अल्पमत से कब बहुमत में आ जाएगी, ना नायडू जी समझ पाएंगे ना नीतीश जी समझ पाएंगे। तो पहली बात तो उसका कोई मकसद टेबल करना है नहीं, उसको पारित कराना है ही नहीं, उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मकसद ही होगा कि अब भी चला गया, साल 6 महीने 1.5-2 साल के लिए चला गया। अब जब जो भी सब जब जरूरत होगी तब उसको फिर से बाहर लाया जाएगा, फिर से उस पर चर्चा शुरू हो जाएगी। तो पहला मकसद जो बिल को लाने का, टेबल करने का था, वो पूरा हो गया भाजपा का। बधाई हो। अब देश वोट चोरी के बजाय अब आज भ्रष्टाचार पर इस पर चर्चा कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी बात आ जाती है बिल की संवैधानिकता पर। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे पास संविधान विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, कि क्या इसमें अगर प्रधानमंत्री को शामिल किया गया है तो केवल ये कुछ जुमलेबाजी है, या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी एफआईआर या गिरफ्तारी हो सकती है? क्या प्रधानमंत्री को संवैधानिक इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है? क्या कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य की सरकार, चाहे ममता बनर्जी हैं या आपके हेमंत सोरेन है या आपकी कर्नाटक कांग्रेस की सरकार है, क्या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर कर सकती है? तो अगर एफआईआर करेगी तो क्या उनकी गिरफ्तारी करवा सकती है? तो जब प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार ही नहीं हो सकता तो उसको पद छोड़ने की बात कहां से आ जाएगी? ये तो खाली कहने की बात ना। खाली प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, किसी भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कोई भी राज्य सरकार की पुलिस या एजेंसी गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। पहली बात तो ये। लेकिन राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी भी राज्य के मंत्री के खिलाफ, किसी भी विधायक के खिलाफ कोई भी केंद्रीय एजेंसी पूरी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यहां तक कि गिरफ्तारी भी कर सकती है। उसे किसी से अलग से इजाजत लेने की, राष्ट्रपति से अनुमति लेने की, राज्यपाल से अनुमति लेने की या कैबिनेट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि ये कहने के लिए कि इसमें पीएम और कैबिनेट भी शामिल है, केंद्रीय कैबिनेट, इसमें ना कैबिनेट शामिल है, केंद्रीय कैबिनेट, और ना पीएम शामिल है जी, वो पूरी तरह से इम्यून है। तो आप कहने को कुछ भी कानून बना लीजिए, लेकिन वो इम्यूनिटी उनको हासिल है। दूसरी बात है, ये केंद्र के और राज्य के अधिकारों के बीच सीधा टकराव है। यह संघीय ढांचे को कमजोर करने की सबसे मजबूत कोशिश है। अगर केंद्र के पास सारी शक्तियां चली जाएंगी तो संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कठपुतली हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे 50 कानून हैं जिनके अंतर्गत जरूरी नहीं है कि 3 महीने पहले जमानत हो जाए। यहां तक कि 376 जैसे केस में मामूली यूएपीए है, टाडा है, आपका मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए केस है, इनमें तो जमानत का प्रावधान ही नहीं है। और इसमें
अपने आप को निर्दोष साबित करने का, यानी ओनस का जो बोझ है वो आपके आरोपी पर है कि वो अपने आप को साबित करे कि मैं निर्दोष हूं। और ऐसे मामलों में जबकि आप पॉलिटिकल विलिंगनेस के साथ किसी को गिरफ्तारी कर रहे हैं, मैल इंटेंशन के साथ, तब उसमें क्या होगा जी? आप जिसको चाहेंगे गिरफ्तार करेंगे, जिसको चाहेंगे नहीं गिरफ्तार करेंगे। जो आपके इस पार्टी में शामिल होगा, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो आपके अजीत पवार हों, चाहे वो हेमंता विश्वकर्मा शर्मा हों, वो आपके अंडर में, उनके खिलाफ सारे केस क्लोज हो जाएंगे, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। और जो नहीं होगा उसके खिलाफ केस हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, उसको अपने पद से इस्तीफा देना है। ये मतलब कुल मिला के ये है साहब, आप ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव गिरफ्तारियां भी होंगी और अभी नहीं है, नियत का है, और नियत क्या है ये सब जानते हैं। ठीक। और अजय जी ने भी अभी कहा कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला उन्होंने दिया कि भाई वो 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बड़े नेताओं के खिलाफ, उसमें 23 बीजेपी में चले गए, उनकी फाइल बंद हो गई। तो इस तरह की चीजें बड़े पैमाने पर होंगी। आज ही मद्रास हाईकोर्ट ने ईडी को तलब किया है, घसीटा है, उसके खिलाफ टिप्पणी करी है कि मेरी रोक के बावजूद आप कैसे जांच जारी रखे हुए हैं, ये कंडक्ट ऑफ कोर्ट का मामला क्यों नहीं बनता, इसका जवाब दीजिए आप। ठीक है। विजय कुमार सिंह संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपके पास आ रहा हूं। जो 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल अभी हयात उमर ने रखे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये केवल जुमला है कि वास्तव में प्रधानमंत्री को इस दायरे में कहीं लाया जा सकता है, उनके ऑफिस को, केंद्रीय मंत्रिमंडल को। सबसे पहले मैं के न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार करता हूं, और इसके बाद जो है मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। जी। अभी हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये जुमला है, माइट भी हो सकता है, ये जुमला भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी बात की शुरू आपको सुन नहीं पा रहे हैं विजय जी, आपका ऑडियो दर्शकों तक नहीं पहुंच। 1976 में, जिसमें तत्कालीन गवर्नमेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा गया, इस तरह से संशोधित किया कि प्रधानमंत्री चाहे एक दिन के लिए हो जाए, उसके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल सूट नहीं किया जा सकता है। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन था। रही बात बिल चाहे गलत नियत से ही पेश किया गया हो किसी भी सदन में, अगर बिल पेश किया गया है तो बिल को उस सदन का इस तरीके से अपमान करना समवेयर संविधान का भी अपमान है और उस सदन का भी अपमान है। आप बिल का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि विपक्ष की ये ड्यूटी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ इनको विरोध करना था, लेकिन मुझे लगता है कि विरोध करने का जो ये तरीका है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में संशोधन का प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है। संविधान के पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है, उसका ब्रॉड उसकी पार्लियामेंट में उसमें ब्रॉड शक्तियां हैं। हाँ, ये मानता हूं कि अनलिमिटेड नहीं है, शक्तियां तो हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। तो विपक्ष को अगर लगता है कि ये बिल जो है नहीं पास होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उस बिल पर चर्चा होनी चाहिए थी। अब उसको पास होना है या नहीं होना है, ये बाद की बात है। विजय जी, उसको टेबल कहाँ किया गया? उसको घोषणा करने के बाद जेपीसी में भेज दिया, तो मनसा सरकार के भी बिल पर ना तो चर्चा थी और ना ही उसको पास कराना था। सरकार की मंशा निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। भाई, जब उनको जेपीसी में भेजना तो उन्होंने कहा मैं इसको सदन के सामने रखता हूँ, जेपीसी में भेजता हूँ, तो खत्म हो गया मामला। चर्चा वो चाह ही नहीं रहे थे। नहीं, वो वहां पे सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार वो किसी मुद्दे पर जो एक मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे से ध्यान भटकाने का उद्देश्य है सरकार का। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं बिल्कुल ये बस बात को नहीं कहता हूं, ये आप कह सकते हैं। मेरा पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, लेट मी कंप्लीट द थिंग्स। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार की मंशा गलत हो सकती है, तो विपक्ष की ये नैतिक कर्तव्य है कि विपक्ष किसी भी चीज का विरोध करे तो कम से कम संवैधानिक मर्यादा, उस सदन की मर्यादा को बनाए रखते हुए करना चाहिए जी। पेपर फाड़ करके, बिल फाड़ करके संवैधानिक पद जो गृह मंत्री है
जो इलेक्टेड गृह मंत्री है उसके मुंह पर अगर फेंक करके मारते हैं तो देश की जनता का अपमान है, निंदनीय है। क्योंकि ये देश की जनता का अपमान है। अगर आप प्रधानमंत्री के मुंह पर कोई बिल फेंक के मार दें, गृह मंत्री के मुंह पर बिल फेंक के मार दें, लोकसभा स्पीकर के मुंह पर फेंक दें, तो ये किसका अपमान है? ये उस 140 करोड़ जनता का अपमान है जिनके वो गृह मंत्री है। ठीक है। आप विरोध कीजिए, विरोध जरूर कीजिए, विरोध करना ही के लिए विपक्ष बना है। और निश्चित तौर पर दूसरी बात अगर हम करें कि जो इस बिल का उद्देश्य, अगर हम इसके उद्देश्य पर जाएं, हालांकि उद्देश्य पर तो चर्चा हो ही नहीं पाई वहां पर, कि उन्होंने कहा कि इसमें पीएम भी शामिल है। नो डाउट ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रोविजन है कि एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नर, इनको छोड़ करके सभी के विरुद्ध सिविल या क्रिमिनल सूट किया जा सकता है। ठीक है। अब रही बात ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की। बाकी आप पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ते रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। रही बात किसी को अरेस्ट करने की, तो भारत के प्रधानमंत्री को अरेस्ट करना तो छोड़ो, एक चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना तो छोड़ो, हमारे संविधान में एक साधारण से नागरिक को भी अगर गिरफ्तार करने की बात हो तो उसको भी संविधान में अनुच्छेद 22 में पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 22 उसको प्रोटेक्ट करता है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। रही बात, एक बात और कहूंगा सर जी, अब बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करना, ये थोड़ा सा बड़ा काम है। नहीं, चीफ मिनिस्टर तो हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर तो हो जाएगा, और अगर विपक्ष का है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष का चीफ मिनिस्टर नहीं हो पाएगा और प्रधानमंत्री नहीं हो पाएगा। विपक्ष का चीफ मिनिस्टर है, हो जाएगा, गर्दन पकड़ के नाप देंगे उसको कि दे दो भैया इस्तीफा तुम। अभी गिरफ्तार हुए हैं, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं, केजरीवाल गए हैं जेल, तो विपक्ष का हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का ऑफिस, प्रधानमंत्री का पूरा जो तंत्र है, अगर उसमें कहीं कार्रवाई, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम होगा। और अब मेरे पास कुछ ही वक्त है। संजीव कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, अभी विजय कुमार सिंह ने महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने सवाल उठाया कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति जो सदन में अमित शाह पेश कर रहे थे उस विधेयक को, गोले बनाकर उनके मुंह पर मारे गए, विधेयक फाड़कर फेंका गया, ये तो कतई संवैधानिक नहीं है। और बिल की मंशा पर हयात उमर ने सवाल उठा दिया कि सरकार की मंशा थी ही नहीं बिल को पास कराना, डाइवर्जन था। संजीव, देखिए दुर्गेंद्र जी, हम कोई संविधान विशेषज्ञ है नहीं और ना ही मुझे बहुत ज्यादा पैरा के बारे में जानकारी है कि कब कहाँ कैसे किस तरह से नियम कानून लागू होते हैं, लेकिन सरल भाषा में हम अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम हिंदुस्तानियों का जनमानस ऐसा है कि जो ही हम भ्रष्टाचार और अपराध का नाम सुनते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसी संवेदनशीलता का फायदा उठाती है। हमें कोई ये कहने में गुरेज नहीं है कि कोई यदि भ्रष्टाचारी है, कोई यदि अपराधी है तो उसके लिए सलाखें ही होनी चाहिए, जेल के अंदर में उसको होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपराध से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, भ्रष्टाचार से लड़ती हुई दिखाई दे रही है, या इन दोनों के नाम पर विपक्षी पार्टियों से लड़ती हुई दिखाई दे रही है? पिछले 10-12 सालों में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश की संवैधानिक संस्थानें जो है वो अपने इकबाल में कहीं ना कहीं उनके क्षरण हुआ है, ये हम भी मानते हैं और बाकी लोग भी मानते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो कानून लाने की बात है या ये जो बिल लाने की बात है, उसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 30 दिनों के अंदर में आप अपने पद से पदच्युत हो जाते हैं। जी, ध्यान है क्या इतना? अभी तक के वक्त में भारतीय जनता पार्टी के उन सारे संवैधानिक संस्थानों का रिकॉर्ड ये रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने भारतीय जनता पार्टी के अपने सरकार के किसी भी बड़े नेता हो, किसी भी बड़े मंत्री हो, उनके प्रति कोई रिकॉर्ड हमें दिखा दे कि उसने कार्रवाई किया हो। अरे राजनाथ सिंह ठोक कर कहते हैं कि ये एनडीए सरकार है, यूपीए नहीं है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो जब साहब इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो जेल जाना तो छोड़ दीजिए, आप गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए। तमाम विपक्षी पार्टियां भ्रष्ट है। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखेंगे तो भ्रष्टाचारियों की और इस तरह से अपराधियों की संख्या सबसे ज्यादा किस पार्टी में है, वो रिकॉर्ड एक अलग बताएगा आपको। लेकिन ईडी की कार्रवाई किस पे है? ईडी की कार्रवाई और कन्विक्शन रेट के बारे में जब आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि तकरीबन मतलब 1% भी 0.46 के आसपास में कन्विक्शन रेट है विपक्षी पार्टियों को जिन पर कार्रवाई की जाती है, और ईडी उनको पकड़ के अंदर में डालती है। तो ये नियत पे प्रश्न है, क्या आप जो कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं या जो बिल ला रहे हैं, क्या सचमुच में विपक्ष को खामोश करने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में होना चाहिए।
देश के प्रधानमंत्री जब सीना ठोक के कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ी आदमी इसको जेल में होना चाहिए, तो हमें भी लगता है कि नहीं, सचमुच में इसको जेल में होना चाहिए। लेकिन 3 दिन के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में होता है और मुख्यमंत्री के तौर पर नवाजा जाता है, तो हम सन्न रह जाते हैं। इस बात का क्या मतलब है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कथनी और करनी में अंतर, यही तो पूरा खेल है संविधान के पालन में। जो भी यही सब खेल हो जाते हैं, ये कथनी और करनी। विजय कुमार सिंह, बहुत जल्दी में, मैं 10 सेकंड दूंगा बस, मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी से सर। अब 10 सेकंड में तो खैर बात नहीं खत्म होगी, 20 ले लीजिए जल्दी से प्लीज, 10 सेकंड में प्लीज 20 भाई। ये तो हमारी सरकारों की बरसों पुरानी परंपरा रही है, और ये आज की परंपरा नहीं है। 1947 में वीके कृष्णन मेनन जो भ्रष्टाचार, अरे अब तोड़नी होगी विजय जी, अब तोड़नी होगी ना। अब वीके कृष्णन और नेहरू के कंधे में बंदूक धर के नहीं चलेगी, अब बदलना होगा। अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो आज भी वही काम करेंगे क्या? ये प्रॉब्लम है। नहीं, मैं वो बात बता रहा हूँ, ये तो सरकारों की परंपरा रही है। ठीक है, उसी परंपरा के कारण कांग्रेस को देश की जनता ने धूल चटा दी ना। बिल पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिल अगर वो लाएं तो कम से कम अगर कोई व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो उसको उसके पद पर रीस्टेट करने का नहीं, ये व्यवस्था तो है, ये व्यवस्था है, लेकिन जो लोग उसको झूठा भेजेंगे उनकी गर्दन नापने की व्यवस्था नहीं है। हम भी ये चाहते हैं, अजय जी भी यही चाहते हैं, पूरा देश ये चाहता है, और आप भी ये चाहते हैं। उसमें आईपीसी में प्रोविजन है, रिवर्स सेक्शन है 195। अब वो नए कानून में उसका सेक्शन में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा, दैट इज अनदर थिंग। ये प्रोविजन है, इसे दिल्ली में डाल दो ना कि भैया जो अगर गलत करेगा उसकी गर्दन नाप देंगे हम। वो कहाँ सेक्शन ढूंढता फिरेगा आदमी और लड़ता रहेगा 20 साल कोर्ट में। लॉ में प्रोविजन है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का टीचर हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का जानकार हूँ। नहीं मैं उसमें तो लॉ में भी हमारा थोड़ा सा हस्तक्षेप है। आपके ज्ञान पर किसी को कोई संदेह नहीं है विजय जी। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। फुरकान भाई जल्दी से, आपको केवल 10 सेकंड दूंगा, जल्दी से। फुरकान भाई अनम्यूट करिए। फुरकान अंसारी, सुन नहीं पा रहे? फुरकान अंसारी अनम्यूट करिए प्लीज, जल्दी से। फुरकान अंसारी अनम्यूट करिए प्लीज। इस देश को शंका इस बात का है कि मोदी जी और अमित शाह इस बिल का मिसयूज करेंगे और विपक्षियों को सफाया करने की कोशिश ही करेंगे, यही मंशा है। ठीक है। और बिल को फाड़ना ये बहुत साधारण काम है साहब। आप गलत काम कर रहे हैं, आप हम लोगों को समाप्त करने की साजिश रचे जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि बिल फाड़ दिया। बिल क्यों नहीं फाड़ेगा? बिल फाड़ेगा, अवश्य फाड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू, जरूरी है ये। थैंक यू अजय जी। अजय जी एक छोटी सी टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी जरा सी, बस 10 सेकेंड प्लीज। नहीं, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यदि इनका मकसद सिर्फ भ्रष्टाचार के लोगों का होता तो इन्होंने कहा होता कि 3 साल की सजा 3 साल की सजा का प्रोविजन है उन लोगों को करेंगे, क्योंकि सामान्य तौर पे जो उसमें सजा का प्रोविजन है वो 3 साल का भ्रष्टाचार, लेकिन इन्होंने 5 साल रखा, क्योंकि बीएनएस और दूसरे तमाम सारे अपराधों में फंसाकर किस तरीके से किया जाए। भ्रष्टाचार नियत नहीं है, मेरा सिर्फ इतना कहना है। क्योंकि आज तक 1948 की जब बात कर रहे थे वीके सिंह, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि 1948 वाले केस को पढ़ लें। 200 जीपें खरीदी गई थी, और उस जेप के मामले में जो जांच रिपोर्ट आई बाद में ये आरोप लगा था, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। 2000 ये बात 145 आई थी, 1855 आज तक भारत नहीं आई। इंक्वायरी कमीशन में आई थी। इसके बाद में यदि इंक्वायरी कमीशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नेतृत्व में बना था, मुझे लगता है ऐसी बातें करके भ्रमित करने की कोशिश ना करें। बहुत शुक्रिया अजय जी, राजेश झा, फुरकान अंसारी, हयात उमर, वीके सिंह और संजीव कौशिक, आपका धन्यवाद। दर्शकों का आभार जिन्होंने इस चर्चा को सुना, कुछ ग्रहण भी किया होगा। आप अपनी राय भी दीजिएगा। लगातार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुले हैं, उन पर आप बात कर सकते हैं इस संदर्भ में। लेकिन अगर नियत भ्रष्टाचार है तो इस बिल का बहुत स्वागत है। लेकिन क्या बिल पास कराना, क्योंकि अब बिल पास कराना है, बिल रखना है, इसको कानून बनाना है, ये मकसद ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, तो सरकार के मकसद पर भी सवाल उठे हैं। ऐसे में
सरकार को, इस देश की जनता को और विपक्ष को, दोनों को ये संदेश देना होगा कि उसका मकसद भ्रष्टाचार की मुखालफत है, ना कि कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना। नमस्कार।